हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस टॉपिक के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंटरनेशनल लेवल पर हर चीज़ पर निगरानी रखने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है जिस पर हम बात करेंगे। इसकी अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रथम विचार जो है वो मास्को सम्मेलन में आया था। कि मास्को सम्मेलन जब हुआ था उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। मतलब इस तरह के सम्मेलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संगठन की मांग उठी थी जो वैश्विक स्तर पर विश्व क्षति को बचा सके या वैश्विक स्तर पर युद्धों को रोक सके या शांति स्थापित कर सके। ऐसे संगठन की मांग जो है उठी थी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, विश्व को काफ़ी सारी क्षति हुई थी, तब कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक ऐसी संस्था का सुझाव दिया था कि विश्व स्तर पर शांति की स्थापना के लिए एक ऐसी संस्था जो है वो बनाया जाए। यह संस्था जो है राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशन के रूप में बनाई गई थी। लेकिन यह संस्था जो है राष्ट्रसंघ जो है एक महज एक कोशिश रही थी। यह जो है अपने उद्देश्यों में असफल रही थी, जिसका परिणाम जो है हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देख सकते हैं। अगर राष्ट्र संघ सफल होता, अपने उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, जिस उद्देश्य को लेकर वैश्विक शांति स्थापित हो, ऐसा होता तो दूसरी विश्व युद्ध जो है वो नहीं होता। तो लीग ऑफ नेशन की कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, तब उस स्थिति में कुछ देश जो है वो जानबूझकर इसका हिस्सा बने थे और कुछ देश जो है वो ना चाहते हुए भी इसमें शामिल हो गए। हमारा देश भारत भी इसका एक उदाहरण है कि ना चाहते हुए भी इसमें शामिल हो गया था। यह स्थिति जो थी वो बहुत ही भयंकर थी। इसमें न जीतने वाले देशों को फ़ायदा हुआ, न ही हारने वाले देशों को फ़ायदा हुआ। उस स्थिति में एक विचार आया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो यूएसओ की देन थी। यूएस ने उस समय में थर्ड वर्ल्ड वार न हो, मतलब तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो, वैश्विक स्तर पर शांति बनी रहे, इसके लिए वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार जो है वो रखा था। डी रूजवेल्ट जो है उसके एक नामकरण दिया गया था यूएनओ। तो इसका यूएनओ के नामकरण का श्रेय जो है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके संस्थापक माने गए हैं। तो उन्होंने एक विचार दिया था और यूएनओ की इस तरह से स्थापना जो है वो हुई थी। यूएनओ की फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो यू का मतलब यूनाइटेड, इकट्ठे, एन का मतलब होता नेशन और देश, और ओ का मतलब होता ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। मतलब इकट्ठे देश या संगठन या सभी की देशों की इम्पोर्टेंस है। मतलब एक ऐसा संगठन जिसमें वैश्विक स्तर पर जितने भी सारे देश हैं उन सभी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उस संगठन में रहती है। तो इस तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है वो यूएनओ के संस्थापक माने गए हैं। संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना के संदर्भ में अप्रैल में इसकी शुरुआत मानी गई थी कि अप्रैल 1945 में इसकी शुरुआत जो है वो यूएसए के द्वारा हुई थी। उस समय में 50 देश ने इसका समर्थन किया था और उस समय जब हस्ताक्षर हो रहे थे उस चार्टर पर, मतलब अप्रैल में इसकी शुरुआत हुई थी, जून में इस पर चार्टर पर हस्ताक्षर हो रहे थे, उस समय में 51वां देश। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 51वां कंट्री कौन था। तो पोलैंड इस समय हस्ताक्षर उसने भी कर दिए थे, तो पोलैंड नया देश जो है वो जुड़ा था 51। तो
और उसका अस्तित्व कब आया, तो यूएनओ का अस्तित्व 24 अक्टूबर 1945 जो है वो अस्तित्व में आया था। तो 51 देशों ने उस समय उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें भारत भी शामिल था। जब यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जब 51 देश ने उस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे या उस समय उसके सदस्य थे। ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ की स्थापना को लेकर। यूएनओ के प्रारूप में 111 अनुच्छेद है, 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय जो है वो रखे गए हैं। यूएनओ की स्थापना जो है वो इस तरह से हुई थी। अब बात करते हैं यूएनओ की स्थापना के उद्देश्य क्या है। जैसा कि बताया गया है कि यूएनओ की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो ये है कि विश्व के देशों में शांति स्थापित करना, शांति इस पूर्वक सभी देश अपना काम कर सके, शांति के उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई है। दूसरा उसका उद्देश्य है दो देशों के आपसी मतभेदों को मिटाना। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कोई दो देश है, उनके बीच में आपसी मतभेद हो रहे हैं, तो उसका निपटारा जो है वो यूएनओ के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा उद्देश्य जो है उसका थर्ड वर्ल्ड वार से बचाना था, मतलब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना था। कि जब दुनिया के सामने दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, जिसका परिणाम हमें जो है वो भयंकर त्रासदी के रूप में देखने को मिलता है कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। तो दो विश्व युद्ध की त्रासदी के बाद में ये विचार आया कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसलिए यूएनओ की स्थापना जो है वो की गई है। बात करते हैं अभी वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 193 है। 193 देश जो है उसके सदस्यों देशों में शामिल है। कभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि 193 193वां देश कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान जो है उसका लास्ट जो देश है वो उसका जुड़ा था, या 193वां देश जो है वो माना गया है। यूएनओ की स्थापना हो गई, उसका उद्देश्य जो है वो क्लियर हो गया है। उस समय में उद्देश्य की स्थापना हुई थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक शब्द कहा था, कुछ सेंटेंस बोले थे यूएनओ की स्थापना को लेकर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जिस पर आपने हस्ताक्षर किए हैं वह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर हम सुंदर विश्व का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक सुंदर विश्व का निर्माण जो है वो करने के ऊपर बल देता है। इस तरह से इसकी कुछ परिभाषाएं भी गढ़ी गई थी। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से कुछ परिभाषाएं दी थी। उस समय में नेहरू जी ने एक कोटेशन दी थी इस संदर्भ में कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज हमारे जीवन में इतना घुल मिल गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ विहीन विश्व की स्थापना या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना वैश्विक स्तर पर कल्पना करना जो है वो संभव नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उस समय में इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी देखने को मिलती है कि क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो शांति का और विकास का रहा है, तो वो अपने उद्देश्यों में पूरा करने के लिए प्रयासरत था। तो इस कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से हमको देखने को मिलती है। अब स्थापना के बाद में बात करते हैं यूएनओ का कार्यालय कहाँ पर है। कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ का कार्यालय कहाँ पर है। यूएनओ का कार्यालय जो है वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है। इसके बाद में इसके आधिकारिक पहचान की बात करते हैं। पहचान के लिए एक झंडा दिया गया है कि आधिकारिक पहचान के लिए एक झंडा दिया गया है। इसका झंडा जो है वो हल्का नीला रंग का उसका झंडा जो है वो दिखाई देता है। साथ ही सफ़ेद कलर जो कि शांति का प्रतीक है उससे उसका ड्रॉ जो है वो किया गया है। इसके लिए दो जैतून की शाखाएं हैं, उसके बीच में बना विश्व का मानचित्र है। मतलब एक प्लस का जैसा सिंबल है और उसके बीच चारों तरफ राउंड राउंड है, उसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो झंडा जो है यूएनओ का वह ये प्रतीक है कि विश्व को शांति देना चाहते हैं। उसका उद्देश्य जो है इस झंडे का, इसकी पहचान जो है वो वैश्विक शांति को बताना चाहती है।
तो कहने का मतलब ये है कि वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए ही उसके झंडे को प्रतीक रूप में इस तरह का सिंबल जो है वो दिया गया है। अब बात करते हैं यूएनओ की भाषा की। यूएनओ की आधिकारिक भाषा मतलब आधिकारिक भाषा जो है वो 6 भाषाएं हैं, जिनको अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश और अरबी, ये 6 भाषाएं जो है वो आधिकारिक भाषा है। साथ ही इसकी कार्यालय की भाषा मतलब कामकाज की भाषा कौन सी है, तो इसमें से ही 2 भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच, ये दोनों जो है वो उनके कार्यालय की भाषा जो है वो दी गई है। तो कहने का मतलब यूएनओ की स्थापना हो गई, उसके बाद में उसका संगठन हो गया, उसके बाद में उसका प्रतीक चिन्ह झंडा जो है उसके बारे में अपने बात कर ली, उसके बाद में उसकी भाषा के बारे में बात कर ली। इसके बाद में आते हैं उद्देश्य क्या है। अगर यूएनओ के उद्देश्य हम बताना चाहते हैं तो यूएनओ का पहला ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा उसका उद्देश्य है युद्ध को रोकना, कि अब युद्ध की स्थिति न बने, इसको युद्ध को टालना यूएनओ का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। तीसरा उसका उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ में मित्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो रहा है। अगला उद्देश्य है उसका संसार के राष्ट्रों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करना, कि संसार के जितने भी सारे देश हैं उनके साथ में व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग जो है वो बना रहे। अगला उद्देश्य है उसका मानव अधिकार और मानवीय स्वतंत्रताओं को लागू करना, कि कहीं भी किसी भी देश के साथ उसके मानवीय अधिकारों का हनन न हो और मानवीय स्वतंत्रताओं को लागू किया जा सके। अगला उद्देश्य उसका है निशस्त्रीकरण करना। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शस्त्रों का प्रयोग जो है हर देश अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन कोई भी देश हिंसा के लिए या मानव संहार के लिए निशस्त्रीकरण का प्रयोग जो है वो करेगा। अगला उसका उद्देश्य है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यू इकोनॉमिकल ऑर्डर मतलब अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कहाँ खुलापन लाना है, आर्थिक नीतियों को किस तरह से क्रियान्वित करना है, इस संदर्भ में भी यूएनओ जो है, यूएनओ का महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो दर्शाई गई है। लास्ट है इसका अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों के बीच या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में कोई विवाद की स्थिति या लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका समाधान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। तो इन सारे ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है, और यह उद्देश्य जो है वो राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, कि किसी भी देश के व्यवहार को नियंत्रित करने, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण जो है वो साबित हुए हैं। और यूएनओ के अगर सदस्यता संबंधी बात करें तो अभी वर्तमान में 193 देश हैं, लेकिन अनुच्छेद 4 जो है वो उसके सदस्यता संबंधी बात करता है कि कोई भी देश इसका सदस्य बनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन साथ ही यूएनओ के चार्टर में दी गई हुई शर्तें और सदस्यता के प्रति निष्ठा बनाए रखने वाला कोई भी देश उसका सदस्य जो है वो बन सकता है। साथ ही अनुच्छेद 6 जो है उसके सदस्यों के निष्कासन का प्रावधान भी करता है, कि किसी भी देश को यूएनओ से किस तरह से हटाया जा सकता है, तो इसके सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया जो है वो भी महासभा के द्वारा की जा सकती है। तो कहने का मतलब किसी सदस्यों को जोड़ना और किसी सदस्यों को हटाने का प्रावधान जो है वो भी इसके शक्तियों में शामिल है। अगली बात करते हैं यूएनओ के प्रमुख अंगों के बारे में। यूएनओ के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से, इस पर भी प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल बनता है। यूएनओ के महत्वपूर्ण 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये 6 महत्वपूर्ण अंग मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को पूरा करते हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा। महासभा जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, एक बड़ी विशाल सभा
कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सभा या विश्व की संसद किसे कहा जाता है। तो महासभा जो है यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को विश्व की सभा या संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 193 देश जो है इसके सदस्य माने गए हैं। तो एक इस विशाल स्वरूप लेना या बड़ा स्वरूप लेने के कारण ही इसे विश्व की सभा या संसद जो है वो कहा गया है। प्रत्येक देश जो है वो इसका सदस्य माना गया, मतलब 193 देश इसके सदस्य है और सभी देशों को एक मत देने का या एक वोट देने का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। इसके का अगर संगठन की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 7 उपाध्यक्ष होते हैं और जिनका चुनाव जो है वो हर वर्ष प्रतिवर्ष सितंबर महीने में किया जाता है, या यूं कहे कि इसकी बैठक जो है वो सितंबर महीने में आयोजित की जाती है। और कभी लगता है कि महासचिव इसका कभी भी अधिवेशन जो है वो बुला सकता है। तो महासभा जो है वो अपने कार्य को मूर्त रूप देने के लिए ऐसी 7 समितियां बनाई गई है, 7 समितियां बनाई गई जिसके अंतर्गत वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन समितियों के माध्यम से कार्य जो है वो करता है। पहली अगर समिति की बात करते हैं वह है राजनीतिक और सुरक्षा समिति, दूसरी है आर्थिक और वित्तीय समिति, तीसरी है सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक समिति, चौथी न्याय समिति, पांचवी प्रशासनिक और बजट समिति, छठी कानूनी समिति और सातवीं है विशेष राजनीतिक समिति। ये 7 समिति जैसा कि इनके नामों से प्रतीत हो रहा है वह अलग अलग काम जो है उनके नाम के अनुसार जो है वो पूरे करते हैं। बात करते हैं इसके महासभा के कार्य की। यूएनओ की महासभा जो है वो महत्वपूर्ण काम जो है वो करती है और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करना, विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति करना, सभी देशों के बीच में आर्थिक सामाजिक सहयोग स्थापित करना, निशस्त्रीकरण के प्रयोग करना, यूएनओ का वार्षिक बजट पारित करना, सुरक्षा परिषद के प्रतिवेदनों पर विचार करना, चार्टर का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों की कार्यवाही संबंधी कार्य करना और यूएनओ चार्टर के अंतर्गत संशोधन संबंधी कार्य। तो कहने का मतलब ये है कि यूएनओ जो है महासभा के द्वारा वैश्विक शांति अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनके अधिकारों जो चार्टर का उल्लंघन करते हैं ऐसे राष्ट्रों को हटाना और आर्थिक सामाजिक सहयोग की स्थापना करना, निशस्त्रीकरण, बजट पारित करवाना, बजट के बारे में जानकारी रखना, ये सारा काम यूएनओ की महासभा के द्वारा देखा जाता है। दूसरा उसका महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता सुरक्षा करने का काम, यह एक पुलिसमैन वाली छवि जो है वो सुरक्षा परिषद की मानी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग जो है वो सुरक्षा परिषद है। इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 15 है। 15 सदस्यों में से 5 इसके स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर देश कहा गया है। इन 5 सदस्यों के नाम है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर उपलब्ध है। 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। 10 इसके अस्थायी सदस्य जो 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं और लगभग इनको पुनः निर्वाचित होने का भी सब मौका मिलता है। तो 15-20 सालों में वापस उनको मौका जो है वो सेकंड बार में मिल जाता है। तो इनको कहने का मतलब ये कि ये सदस्य जो है वो अपने कार्यकाल के अनुसार जो है वो काम करते हैं। इनके कार्यों की बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है यूएनओ में सदस्यता पाने वाले राष्ट्रों के बीच महासभा की सिफारिश करना कि यूएनओ की जो सदस्यता लेना चाह रहे हैं उसके लिए महासभा को सिफारिश करना और उसको निष्कासित करने का अधिकार, प्रस्ताव लाने का परिषद जो है वो परिषद के पास होता है। महासचिव पद के लिए उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करना, महासचिव पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा उसका नाम जो है वो सुरक्षा परिषद के द्वारा ही सुझाव जो है वो दिया जाता है।
फिर है सामरिक महत्व के प्रदेशों की देखरेख जो है वो भी इसी परिषद के द्वारा की जाती है कि कौन से भी कंटेम्प्रेरी इशू है या कौन से महत्वपूर्ण इशू है उनकी देखरेख करना भी इस परिषद का कार्य है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में भी इस परिषद के द्वारा चर्चा जो है वो की जाती है। अगला अंग जो है तीसरा महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक संबंधों को देखने का काम जो है वो इस परिषद के द्वारा किया जाता है कि जितने भी सारे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर वाले काम जो है वो सारे आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा वैश्विक स्तर पर निपटाए जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 सदस्य इसमें होते हैं जो कि अल्टरनेट चुने जाते हैं और ये लगभग 3 साल के लिए इनकी सदस्यता होती है कि 3 साल के लिए इनके सदस्यों का चुनाव जो है वो माना गया है। परिषद के काम कौन कौन से हैं? परिषद का पहला काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं आ रही है इनकी रिपोर्ट तैयार करना और इसकी सिफारिश करना इसका महत्वपूर्ण काम है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं की प्रतिष्ठा के लिए सिफारिश पेश करना कि मानवीय अधिकार या मानवीय स्वतंत्रता या प्रतिष्ठा को कहीं कोई हानि पहुंचती है तो उस आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इसकी सिफारिश जो है वो यूएनओ में कर सकता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान करना और परामर्श देना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग बुलाना या सम्मेलन करना या सम्मेलन से जुड़े कोई सजेशन देना जो है उसका महत्वपूर्ण काम है। चौथा इसका महत्वपूर्ण काम है इन कामों को पूरा करने के लिए अगर कोई आयोग स्थापित करना पड़ता है, स्थायी आयोग या अस्थायी आयोग स्थापित करना पड़ता है तो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है इस संबंध में सुझाव जो है वो दे सकती है। तो ऑल ओवर जितने भी सारे इन कामों को पूरा करने के लिए कोई भी अभिकरण, कोई भी समिति, कोई भी आयोग स्थापित किया जाता है या इनमें कोऑर्डिनेशन की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस आयोग के द्वारा उसको पूरा जो है वो किया जाता है। इसी तरह से अगला जो है वो इस आर्थिक और सामाजिक परिषद को सहयोग करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन पर भी एक बार अपन नज़र डाल देते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा और विज्ञान संस्कृति संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष। तो ये सारे संगठन इंटरनेशनल लेवल पर अपने नाम के अनुसार कार्य जो है वो पूरा करते हैं कि स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के अनुसार काम, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को देखता है, वहीं श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों से जुड़े हुए काम जो है वो देखता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूरा करने के लिए इस तरह के संगठन या इसके जुड़ी हुई कुछ संस्थाओं के गठन की बात जो है वो की गई है। अगला महत्वपूर्ण अंग है न्यास परिषद। न्यास परिषद राष्ट्र संघ के अंतर्गत पूर्व में एक संरक्षण व्यवस्था मैंडेट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसकी स्थापना जो है वो द्वितीय विश्व के दौरान जब पश्चिमी यूरोप और एशिया के उपनिवेशों पर जापान ने कब्जा कर लिया था या ऐसे छोटे देश थे जो अपने देश को नहीं चला पा रहे थे राजनीतिक दृष्टिकोण से या सुरक्षा की दृष्टि से, वो किसी अन्य देश के प्रति या महाशक्ति के अधीन रहकर काम कर रहे थे, तब इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यास परिषद का गठन किया। मतलब ऐसे छोटे देश जो है वो न्यास परिषद के सहायता से अपने देश को चलाएंगे।
ऐसी राजनीतिक अपरिपक्वता वाले देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है या देख रेख की जिम्मेदारी जो है वो न्यास परिषद द्वारा पूरी की गई। तो न्यास परिषद की बात करें तो उस समय में न्यास परिषद जो है वो छोटे देशों की राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं को हटाने के लिए उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसके कार्यों में कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी सभी देश जो है वो सक्षम हो गए हैं, जो अपने देश की सुरक्षा भी कर सकते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को भी ठीक तरह से चला सक रहे हैं। तो धीरे धीरे या वर्तमान में देखा जाए तो इसका कामों में जो है वो कमी जो है वो देखने को मिल रही है, या यूं कहे कि न्यास परिषद एक तरह से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से देखा जाए तो न्यास परिषद के उस समय के उद्देश्य क्या क्या रहे थे? तो न्यास परिषद के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना, स्वशासन या उस देश को स्वशासन खुद के देश का शासन चलाने के लिए या विकास करने के लिए तत्पर करना, मौलिक अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करना, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रों की जनता के सामाजिक आर्थिक वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विकास करना जो है वो न्यास परिषद के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल किए गए थे। पांचवा महत्वपूर्ण अंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक न्यायिक संस्था है, न्याय करने वाली संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड हेग में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो एक महत्वपूर्ण संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय आदेश जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को मान्य माने गए हैं। सभी देश जो है उसकी मानते हैं इसके निर्णय को। साथ ही इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 जो है वो स्थायी और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य जो है वो इस चुनकर जो है आते हैं। तो 193 देशों में से 9 वर्ष के लिए अलग अलग देशों से इसके सदस्य जो है वो चुनकर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भारत के कुलभूषण जाटव को पाकिस्तान की कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब भारत की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और कुलभूषण जाटव की फांसी की सज़ा जो है वो रुक गई थी। तो कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के घटनाक्रम को जब पढ़ा या समझा जाता है तो उस समय में न्यायिक निर्णय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय माने गए हैं। वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी जो है वह वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और लगभग 4 न्यायाधीश जो है वो भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो रह चुके हैं। अगला लास्ट जो है उसका अंग जो है सचिवालय है। छठा अंग जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली को पूरा करने के लिए, दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए या कार्यालय संबंधी कामों को निपटाने के लिए सचिवालय की स्थापना की गई है। सचिवालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अंग है जिसका एक महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी जो है वो माना गया है। इस तरह से देखा जाए तो सचिवालय को नागरिक सेवा केंद्र भी माना गया है कि सचिवालय जो है जो कार्यालय संबंधी कार्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करता है, तो इसलिए सचिवालय को नागरिक सेवा केंद्र भी माना गया है। वर्तमान में इसके सचिवालय के महासचिव जो है वो 90 महासचिव है। इनका नाम जो है वो महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस जो है, जो कि पुर्तगाल के निवासी है, जिनको 5 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है वो चुना गया है। तो इस तरह से महासचिव जो है वो पुर्तगाल के हैं और 90 महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस जो है वो अपना काम जो है वो पूरा
कर रहे हैं। महासचिव की शक्तियाँ और कार्य क्या है? तो महासचिव की शक्तियाँ जो है वो सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक न्यास परिषद की बैठकों में शामिल होना, इनके कार्यकाज को देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट को महासभा में प्रस्तुत करना, महासभा द्वारा निर्मित किए गए कानूनों के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों की या सुरक्षा संबंधी कार्यों को देखना, राजनीतिक निर्णय लेना, ये सारे काम जो है वो महासचिव के द्वारा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे किए जा सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इन महत्वपूर्ण अंगों के द्वारा ये सारे महत्वपूर्ण काम जो है वो किए जाते हैं। तो अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, और इसका कार्यालय कहाँ पर है, और इसके 6 अंग के बारे में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। और महासचिव कौन है, इस पर भी आपका प्रश्न जो है वो कभी बनता है। तो इस तरह से ये एक राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ साथ दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो ये है। तो आज हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा और समझा। धन्यवाद।